हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बहार ट्रीटमेंट। बहार का इन जनरल मतलब होता है सीज़न। किसी भी फ्रूट ट्री के या किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग सीज़न को या रिप्रोडक्टिव फेज को हम बहार कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहार ट्रीटमेंट क्या होता है। कुछ हमारे फ्रूट क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो साल के तीनों सीजन में फ्लावरिंग का काम करते हैं, जैसे कि नींबू, अनार और गुआवा एक ऐसे फ्रूट क्रॉप्स हैं, ऐसे फ्रूट ट्री क्रॉप हैं जो जनरली तीनों सीजन में ही फ्लावरिंग करने का काम करते हैं। तो बहार ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि इन फ्लावरिंग सीजन में आने वाले फ्लावर को क्या कर देना, रेगुलेट कर देना। बहार ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी भी फ्रूट ट्री में फ्लावर को नहीं आने देना या फ्लावर को आने से रोक देना। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि यदि हम किसी भी फ्रूट ट्री क्रॉप में से तीनों सीजन के फ्लावरिंग के थ्रू हम अगर प्रोडक्शन लेना चालू कर दें तो इससे क्या होगा कि फ्रूट की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। क्वालिटी कम होने के साथ साथ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसीलिए जनरली जो भारतीय किसान है वो किसी भी सीज़न में, किसी भी साल भर में आने वाले तीनों सीज़न में से 2 सीज़न के फ्लावर को या फ्लावरिंग सीज़न को रेगुलेट कर देते हैं या फिर उनमें फूल को रोक देते हैं, ताकि एक सीज़न से वो बेटर क्वालिटी के फ्रूट को ऑब्टेन कर सकें और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो बहार ट्रीटमेंट जनरली गुआवा, सिट्रस या नींबू या पोमग्रेनेट या अनार में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे फ्रूट क्रॉप्स हैं, ऐसे फ्रूट ट्री क्रॉप्स हैं जिनमें साल भर फ्लावरिंग होती है, साल भर फ्लावरिंग आता है। अब देख लेते हैं बहार के टाइप्स। बहार के टाइप्स हैं, पहला टाइप होता है अम्बे बहार, दूसरा होता है मृग बहार और तीसरा हस्त बहार। फिर से देख लेंगे, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। ठीक है, अम्बे बहार जो होता है इसकी जो फ्लावरिंग का जो समय है वो होता है फरवरी से मार्च, और जो इसकी फ्रूटिंग होती है ठीक 5 महीने के बाद, जुलाई से अगस्त। ठीक है, तो फरवरी मार्च का मतलब होता है फरवरी मार्च के बाद 5 महीने अगर आप गिन लें, मार्च के बाद होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ठीक 5 महीने के बाद क्या होने लगती है, इसमें फ्रूटिंग होने लगती है। दूसरा सीजन होता है हमारा मृग बहार। मृग बहार का जो जनरली फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है वो मानसून होता है। मानसून कब आता है? जून जुलाई में। तो जून जुलाई के बाद ठीक 5 महीने के बाद क्या होते हैं, फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो जून जुलाई के बाद 5 मंथ गिन लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर में हो जाती है इसकी फ्रूटिंग। अगला है हमारा हस्तबहार। हस्तबहार की जो फ्लावरिंग जो है वो अक्टूबर नवंबर में आती है। अक्टूबर नवंबर के ठीक 5 महीने के बाद फ्रूटिंग आ जाती है। तो अक्टूबर नवंबर के बाद 5 मंथ गिन लेते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में क्या आ जाती है, इसकी फ्रूटिंग आ जाती है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो बेसिकली पीएटी की भी तैयारी कर रहे हैं और 11-12 के बेसिक कोर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे बार बार सवाल पूछा जाता है और कम से कम 3 सवाल तो इसमें से फिक्स ही होते हैं। अब इसे याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है अम्बे बहार। अम्बे बहार को आप आम से याद रख सकते हैं। आम जो होता है जनरली, आम में फ्लावरिंग आने का समय या बौर आने का जो समय होता है वो फरवरी से मार्च होता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि अम्बे बहार की जो फ्लावरिंग है वो फरवरी से मार्च में होती है, क्योंकि आम में भी जो बौर लगने का जो समय है या फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है वो फरवरी मार्च होता है। और ठीक 5 महीने के बाद, सब में आपको 5-5 महीने का गैप दे देना है। 5 महीने गिन लीजिए, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जून जुलाई में इसकी आ जाती है फ्रूटिंग। इसके बाद आता है आपका मृग बहार। मृग बहार जो होता है जनरली मानसून के समय होता है। ठीक है, आपने यहाँ जुलाई और अगस्त में ख़त्म किया है, तो अगला जो सीज़न होता है फ्लावरिंग सीज़न वो जून से जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। तो मृग बहार का जो फ्लावरिंग सीज़न है वो होता है जून से जुलाई। तो मानसून के समय में क्या होता है, मृग बहार में फ्लावरिंग आता है और उसके बाद 5 महीने अगर आप गिनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 5 महीने गिनने के बाद आते हैं आपके फ्रूटिंग मृग बहार में नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, या फिर ठंडी के समय में। इसके बाद आता है हस्तबहार। हस्त मतलब अंत,
अंत होना, अस्त होना, जब मतलब साल का जो आखिरी जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो क्या है, हस्तवार, मतलब वो अस्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसकी इस प्रकार से ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हैं। हस्तवार का जो फ्लावरिंग होता है वो है अक्टूबर नवंबर और फ्रूटिंग होता है मार्च अप्रैल। इसी ट्रिक के साथ साथ आप जायद क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, इनकी सोइंग के टाइमिंग का भी आप ट्रिक इसी से ही बना सकते हैं। जैसे जो जायद क्रॉप जो होता है जनरली उनका जो सोइंग टाइमिंग होता है वो फरवरी से मार्च होता है। खरीफ क्रॉप होता है मतलब मानसून वाली क्रॉप जैसे कि धान, इसका जो सोइंग टाइमिंग होता है वो जून से जुलाई होता है, मानसून होता है। और रबी मतलब ऐसे क्रॉप जिनको हम ठंडी के समय पे ग्रो करते हैं या विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। विंटर सीजन क्रॉप जो होते हैं इनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। और रबी क्रॉप जो है इनका जो सोइंग टाइमिंग होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। तो इस प्रकार भी आप ट्रिक करके क्या कर सकते हैं, बाहर सिस्टम के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइमिंग को याद कर सकते हैं। हमेशा एग्जाम में बाहर ट्रीटमेंट का फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइमिंग पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं बाहर ट्रीटमेंट की। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाहर ट्रीटमेंट का मतलब होता है फ्लावर को रेगुलेट करना। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास 3 सीजन थे, अगर हम तीनों सीजन से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना स्टार्ट कर देंगे या प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फ्रूट का क्वालिटी भी कम हो जाएगा और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसीलिए जनरली जो भारतीय किसान जो हैं वो क्या करते हैं, तीनों सीजन में से किसी एक फ्लावरिंग क्रॉप को या फिर एक फ्लावरिंग सीजन को ही प्रेफर करते हैं, एक ही बाहर को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ताकि उनके फ्रूट का क्वालिटी और प्रोडक्शन कम ना हो। अब देखते हैं कि बाहर को ट्रीट कैसे किया जाता है या बाहर ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो बाहर ट्रीटमेंट को करने का सबसे जो इजी और सबसे वाइडली अडॉप्ट किए जाने वाला जो मेथड है उसको बोला जाता है इरिगेशन। ठीक है, जैसे जनरली क्या होता है कि इरिगेशन किसी भी फ्लावरिंग क्रॉप में या फ्रूटिंग क्रॉप में फ्लावर के आने से 2 महीने पहले अगर आपने इरिगेशन बंद कर दी है तो क्या होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस होने के कारण, मॉइस्चर के इम्बैलेंस होने के कारण या नमी की कमी होने के कारण क्या होगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। ठीक है, मॉइस्चर की अनअवेलेबिलिटी के कारण से फ्लावरिंग वहाँ पर होना बंद हो जाता है। और यदि किसी कारणवश फ्लावरिंग हो भी गई तो वो मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण से झड़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो मेथड है वो होता है इरिगेशन को रोक देना। और इरिगेशन रोका जाता है फ्लावरिंग के आने से 2 महीने पहले। जैसे कि मान लीजिए अम्बे बहार है हमारा, अम्बे बहार में फ्लावरिंग जो होता है वो जनरली फेब मार्च में आता है। तो इसके 2 महीना पहले क्या आएगा, दिसंबर जनवरी में आपको क्या करना है, पानी देना या इरिगेशन प्रोवाइड करना बंद कर देना है, जिसके कारण से क्या होगा, फरवरी मार्च में फ्लावरिंग ही नहीं होगी। दूसरा बहार होता है हमारा मृग बहार। मृग बहार में जो फ्लावरिंग का जो सीजन है वो होता है जून जुलाई के पहले अगर हम देखें तो मई और अप्रैल मई में अगर हम क्या करें, पानी प्रोवाइड करना बंद कर दें, इरिगेशन प्रोवाइड करना बंद कर दें तो जून जुलाई में फ्लावरिंग ही नहीं होगी। तीसरा होता है हमारा हस्तबहार। हस्तबहार में जो फ्लावरिंग का जो समय है वो होता है अक्टूबर नवंबर। और अक्टूबर नवंबर के पहले का जो 2 महीने आप पहले ले लीजिए, अक्टूबर नवंबर के अगस्त सितंबर। अगर आप अगस्त सितंबर में क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं तो अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, बाहर को ट्रीट किया जाता है। बाहर ट्रीट करने का ये सबसे चीपेस्ट और इजी मेथड है जो सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंटरिंग। विंटरिंग पीएटी का यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि विंटरिंग कौन कौन से क्रॉप में किया जाता है या विंटरिंग होता क्या है। ठीक है, तो विंटरिंग फ्लावर क्रॉप में अगर पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा गुलाब में अडॉप्ट किया जाता है। और अगर फ्रूट क्रॉप की बात किया जाए तो गुआवा में जनरली विंटरिंग देखने को मिलता है। विंटरिंग में क्या करते हैं, जो मेन जो स्टेम होता है, किसी भी फ्रूट क्रॉप का मेन स्टेम होता है, इसके चारों तरफ 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ या गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिसकी जो गहराई होती है वो 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। 15 से
20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और जो इसकी गहराई होती है वो होती है 60 से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या किया जाता है, गड्ढे खोद देने के बाद 15 दिनों तक इस फ्रूट क्रॉप में पानी देना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक 15 दिन के बाद आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो कंपोस्ट है, हमारा कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया या ग्रीन मैन्योर हो गया, इसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सॉइल के साथ मिक्स करने के बाद इस गड्ढे को फिल कर देते हैं। जब हम गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे खोदने से क्या होता है, या नाली बना देने की वजह से जो मेन स्टेम की जो रूट हैं ये कट फट जाती हैं। लेकिन जब हमने इसको फिल किया ऑर्गेनिक मैन्योर से, जब इसको फिल किया तब ये जो रूट्स हैं वो क्या होने लगते हैं, रिप्रोड्यूस होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं और अगली फ्लावरिंग के लिए क्या करते हैं, अगली फ्लावरिंग के लिए न्यूट्रिएंट कंटेंट को स्टोर करना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दो काम हो जाता है कि फ्रूट की अगले सीजन में फ्रूट की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है और बाहर का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, बाहर का सीजन भी डिले हो जाता है, फ्लावरिंग का सीजन भी डिले हो जाता है और अगले सीजन के लिए ये क्या करते हैं, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि अगले सीजन का जो फ्रूटिंग होता है वो एकदम बेटर हो जाता है, बेटर क्वालिटी का होता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा गुआवा की एक वैरायटी है हमारी इलाहाबादी सफ़ेदा। गुआवा की एक पॉपुलर वैरायटी इलाहाबादी सफ़ेदा जो इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। गुआवा की इस वैरायटी में 10% यूरिया का एप्लीकेशन करके भी आप बाहर को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इलाहाबादी सफ़ेदा वैरायटी में 10% यूरिया डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो फ्लावर होता है वो झड़ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका L49। L49 को सरदार भी बोला जाता है। अब सरदार बोलने के पीछे कहानी ये है कि 1927 में पुणे में डॉक्टर चीमा नाम के एक साइंटिस्ट ने L49 वैरायटी को डेवलप किया था, जो कि गुआवा की वैरायटी है। डॉक्टर चीमा को सरदार भी बोला जाता था, इसलिए उनके नाम पर इस वैरायटी का जो नाम है वो सरदार भी पड़ गया। ठीक है, तो L49 जो वैरायटी है सरदार, इसमें 20% यूरिया का एप्लीकेशन करने से भी क्या होता है, बाहर ट्रीट हो जाते हैं या फ्लावर उसके झड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाहर को ट्रीट करना है तो 200 ppm NAA या नेप्थलीन एसिटिक एसिड, फिर से बोल रहा हूँ, नेप्थलीन एसिटिक एसिड का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग को डिले कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि बाहर क्या होता है, बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है, बाहर के टाइप्स कितने होते हैं, सबके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का समय हमने जान लिया। बाहर को ट्रीट कर किस प्रकार से किया जा सकता है, इरिगेशन से, विंटरिंग से, यूरिया डालकर और NAA के एप्लीकेशन से। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार के प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, विशेषता के बारे में बताऊंगा कि किन किन कंडीशन में इन तीनों बहार को अपन अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू।